नमस्कार। मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं एवं 7वें चरण के इंतजार कर रहे हैं हमारा अभ्यर्थीगण। अभी मैं जो शुरू करने जा रहे हैं आपको आरटी 2009 में जो शेष बचे हुए चीज़ हैं, तो मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और इंट्रोडक्शन के बाद से आज जो है आप इस पे प्रश्न आप अंत तक बने रहेंगे मेरे साथियों, क्योंकि अंत बड़ा मज़ेदार होने वाला है। अंत इसलिए कि अंत में लगभग मैंने 25 प्रश्नों का एक एमसीक्यू लेके आया है। जो इस सारी थ्योरी पढ़ाने के बाद हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे जो परीक्षा के उपयुक्त है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न आरटीई पे बनेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न आरटीई पे, उस आरटीई 2009 पे आधारित जो प्रश्न है हम लोग अंत में बनाएंगे। इसलिए आप हमारे शिक्षक बंधु जो अभ्यर्थी बंधु हैं वो आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। और चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनबीएस की तरह, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग अंत तक बने रहेंगे और अंत जो है बहुत मजेदार रहने वाला है। और अंत में इसलिए मजेदार रहने वाला है कि इस पे आधारित प्रश्न क्या क्या पूछेंगे, उस सभी प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग करेंगे और उसमें कुछ पेडागोजी के भी प्रश्न आएंगे, ठीक ना, कि कैसे प्रश्न बनेगा, उस सारी चीज़ों पे हम आएंगे, देखेंगे। आगे इंतजार ना करते हुए कि डिटेल्स ऑफ आरटी 2009, जैसे पिछला आप पीछे ले अभी कुछ पहले आपने देखा था कि आरटी 2009 कब लागू किया गया था। आरटी जो 2009 है साथियों लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट किया गया था। मैंने कल सारी चीज़ें आपको समझा दिया था, ठीक है। आरटी जो 2009 जो है राज्यसभा से कब पारित हुई थी, 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा से कब पारित हुई थी, 4 अगस्त 2009 को, है ना। और ये राष्ट्रपति के द्वारा साइन कब हुआ था, 26 अगस्त 2009 को। लेकिन 1 अप्रैल 2010 से ये इंप्लीमेंट हुए पूरे भारत में, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़कर। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि इसमें कौन सी धारा में अधिकार दिया गया था, तो 21A में, 21 क में अधिकार दिया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य आपका अधिकार जोड़ा गया था। शिक्षा को अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार तो कानूनी रूप से उसको अधिकार दिया गया शिक्षा का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा कर चुके थे और मैं उसी में आपको बताया था कि टोटल आपके जितना आपको आरटी 2009 जो बना, उस आरटी 2009 में मैंने बताया था कि टोटल 7 चैप्टर है। कि मैंने चैप्टर की चर्चा किया था साथियों कि इसमें 7 चैप्टर है, यानी चैप्टर का मतलब है साथियों अध्याय, और 38 गो अनुच्छेद है, यानी 38 धारा है या अनुच्छेद है या सेक्शन है। तो आज हम लोग जो मेन आपके जो प्रश्न बनेंगे इसी 38 धारा से बनेगा, सेक्शन से बनेगा, और इसी सेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि इस 38 धारा में क्या क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। चलिए साथियों, हम लोग आगे इंतजार न करते हुए, देर न करते हुए हम लोग चलते हैं कि डिटेल्स ऑफ आरटीई राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 अध्याय 1 में चैप्टर 1 में क्या था कि ये पहला जो चैप्टर में किस प्रश्न पूछेगा कि पहला जो चैप्टर है उसमें क्या चीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें प्रारंभिक धारा और खंड अनुच्छेद है, सेक्शन 12 है। सेक्शन इसमें 2 सेक्शन है। पहला चैप्टर में 2 धाराएं दी गई हैं, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। 2 धारा है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में 2 धारा 2 अनुच्छेद है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 1 में क्या चीज की चर्चा है, सेक्शन 1 में इस आरटीई का पूरा नाम की चर्चा है, ठीक है साथियों। आरटीई के पूरे नाम की चर्चा है। इस पूरा नाम इसका क्या है, तो मैंने कल भी बताया कि द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि धारा खंड 1 में लिखा है कि इस धारा में इस अधिनियम के नाम का उल्लेख है। किस नाम का, कोई प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछेगा भी, आपका पूछा हुआ भी है कि आरटीई का पूरा नाम का उल्लेख किस धारा में दिया गया है। तो किस धारा में है, धारा 1 में, आर्टिकल नंबर 1 में, कि बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस आरटीई 2009 का पूरा नाम क्या है कि बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी हिंदी में, इंग्लिश में आएंगे द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है।
इस अधिनियम में, ये अधिनियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। अभी तक का जैसे बहुत सारा, अभी जो लॉकडाउन, आप लोग जो कोरोना के एपिडेमिक आया था, महामारी आया था, उसमें बहुत सारे स्कूल जो अपने बहुत सालों भर बंद रहे, फिर भी आप जब बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में जब आप गए तो आप प्राइवेट स्कूलों में आपसे 1 रुपये फी नहीं छोड़ी गई और टोटल फी आपसे ली गई। इसलिए भारत सरकार ने जबकि कहा था, भारत सरकार का आदेश आया था कि स्कूलों में पैसा नहीं लेना है, फिर भी आपने जितनी मिशनरीज स्कूलों में गए होंगे, जितने धार्मिक स्कूलों में गए होंगे, उन्होंने 1 रुपया आप किसी गार्जियन के बच्चों को नहीं छोड़ा गया, 1 भी रुपये। इसलिए नहीं छोड़ा गया, आज आपका उस चीज का बताने जा रहा हूं क्यों नहीं छोड़ा गया। इसलिए कि आरटी 2009 है, आरटी 2009 के चैप्टर 1 के धारा आर्टिकल नंबर 1 में इस चीज की चर्चा है कि ये किसी भी आरटी 2009 वैदिक स्कूलों, मदरसों, ईसाई मिशनरियों और धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। यानी आरटी 2009 में नियम है कि शिक्षण संस्थानों के द्वारा बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, चाहे जितने भी आरटी 2009 के अंतर्गत जितने स्कूलें आ रही थी, सिर्फ उन्हीं स्कूलों में भारत सरकार का नियम लागू होगा, आरटी 2009 का नियम लागू होगा। लेकिन जितने वैदिक स्कूल हैं, जितने मदरसा हैं, ईसाई मिशनरियां हैं और धार्मिक शिक्षण संस्थान पर यह कभी लागू नहीं होता है मेरे साथियों। इसीलिए कोरोना के लॉकडाउन में जो है, कोरोना के लॉकडाउन में आपका 1 भी रुपये किसी भी प्राइवेट स्कूलों के द्वारा नहीं छोड़ा गया मेरे साथियों। इसका रीजन यही है। और अभी तक आप जाके बहुत सारे जो है एडवोकेट के, बहुत सारे अधिकारियों के बच्चे जो पढ़ रहे थे, जब उनसे बोला गया कि स्कूल खुलेगा तो हम केस करेंगे, ये करें, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भारत में नियम ही नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब आया आरटी 2009 में, तो उसमें एकदम नियम को अपवाद बना दिया गया कि ये जो नियम है आरटी 2009, किसी भी धार्मिक स्कूल, चाहे वो क्रिश्चियन का मिशनरी स्कूल हो, है ना, जैसे KRAG मिशन, इस तरह की जो स्कूल, संत जेवियर, संत माइकल स्कूल जो होते हैं वो मिशनरी स्कूल्स होते हैं। आपको किसी भी धार्मिक जैसे संस्कृत विद्यालय वगैरह, कहीं भी वैदिक स्कूल हैं, मदरसा हैं, इस सभी नियमों, इस पे नियम लागू नहीं होते। वो लोग ले सकते हैं, मर्जी ले और नहीं मर्जी नहीं ले, ठीक है। इसलिए तो कभी पूछेगा कि ईसाई मिशनरियों में आरटी 2009 नहीं लागू होता है, इस कौन से धारा में उल्लेख है उसका, तो धारा नंबर 1 में उल्लेख है। और ये कितना नंबर चैप्टर में, चैप्टर 1 में, ठीक है साथियों। तो आपने सेक्शन 1 और 2 में क्या देखा, सेक्शन, पहला चैप्टर में सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में सबसे पहला क्या है साथियों कि इसके नाम की चर्चा है, पूरा नाम की। दूसरा चीज, ये किसी भी वैदिक स्कूल में, ईसाई मिशनरियों में इसका क्या हो सकता है कि इसका आरटी 2009 लागू नहीं होता है, ठीक है। इसी धारा में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का भी वर्णन किया गया है। इस धारा में क्या किया गया है कि राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि 3 साल, आपको 10 सालों के अंदर या जो है सारी चीजें जो क्या है आपको अपने इस धारा को लागू कर देना है। तो धारा को लागू करने का अधिकार किसमें कहा गया, धारा 1 में लागू दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए इसमें आर्टिकल नंबर 2 आ गया, अनुच्छेद नंबर 2, चैप्टर 1 का अनुच्छेद नंबर 2। इसमें क्या है कि इस खंड में आरटी 2009 में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषा दी गई। प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो आरटी 2009 के धारा नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, धारा नंबर 2 याद रखें। इसमें विभिन्न, जैसे कभी भी कोई नियम कानून की किताबें लिखेंगे, जैसे आप संविधान लिखते हैं या कोई भी बुक्स आता है, तो उसमें कुछ उसके अपने शब्द होते हैं, जिसमें कुछ कठिन शब्द होते हैं। उस कठिन शब्दों का अर्थ वहाँ क्या है, उस बुक के लिए क्या अर्थ है, ठीक है। जैसे एक वर्ड आता है इंग्लिश में साथियों, जैसे एक वर्ड आता है इंग्लिश में, आप इंग्लिश में ले ले चाहे कुछ भी ले ले, सेल। एक सेल एक ऐसा वर्ड है, ठीक है साथियों, आप हर सब्जेक्ट में इसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में जब इस सेल का अर्थ है, सेल मीन्स क्या होता है, बैटरी होता है। इसी सेल को जब हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं तो सेल माने क्या होता है, बेचना होता है, ठीक है। तो अलग अलग जो है विषय में इसके अलग अलग क्या है अर्थ हैं, ठीक है। बहुत सारे विषयों में अलग अलग चीजों, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो हम लोग आर्टिकल नंबर 2 में क्या पढ़ते हैं साथियों कि आरटी प्रयुक्त विभिन्न शब्दावलियों, विभिन्न शब्दावली क्या था, जैसे शब्दावली में समुचित सरकार क्या है, बच्चे, कमजोर वर्ग, प्रारंभिक शिक्षा, अलाभान्वित या वंचित बालक, विद्यालय, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, निगरानी प्रक्रिया, स्थानीय। आइए इनकी शब्दों का अर्थ क्या है, मैं इन चीजों को चर्चा करता हूँ। समुचित सरकार का अर्थ क्या है साथियों, यहाँ देखिए, यहाँ समुचित सरकार का, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या अर्थ है। देखिए समुचित सरकार का क्या अर्थ है, कह रहा है इस सरकार का अर्थ है, देखेंगे समझेंगे, इस सरकार का अर्थ है, समझेंगे। प्रश्न पूछेगा
प्रश्न पूछ सकता है कि आरटीई 2009 में जो समुचित सरकार की अर्थ दी गई है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी इसमें इसके अंतर्गत सरकार नहीं आती है? देखेंगे क्या? राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विधान सभाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश। यानी वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे उसकी अपनी विधान सभा नहीं है, यानी वहां पे विधानसभाओं में इलेक्शन नहीं होता, विधानसभा है ही नहीं, आपको लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तो वहां क्यों है? इसलिए कि वहां विधानसभा है ना। तो विधानसभा है इसलिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां विधानसभा। चंडीगढ़ विधानसभा नहीं है। तो वैसे राज्य और केंद्र सरकार और विधानसभाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश, यानी जिस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी विधानसभा नहीं है वो इस समुचित सरकार के अंतर्गत नहीं आएगी। क्लियर साथियों? तो समुचित सरकार का अर्थ क्या हुआ? राज्य सरकार पूरा, केंद्र सरकार पूरा और वैसे केंद्र शासित प्रदेश जिनके साथ विधानसभा है। बालक का अर्थ क्या है? यहाँ बालक का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु का प्रत्येक बच्चा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो। देखिए लिखा हुआ है ना, ट्रांसजेंडर हो, लड़का हो या लड़की हो, उसमें 6 से 14 वर्ष का होना चाहिए, उसी का चर्चा दिया। उसके यहाँ बच्चे का अर्थ यही हुआ। अगले स्लाइड में चलते साथ, कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शन। तो देखिए वीकर सेक्शन का क्या अर्थ है? ये कमजोर वर्ग का अर्थ ऐसे बच्चों से है जिनके माता पिता का वार्षिक आय 2-2.5 लाख, या हर स्टेट में अपना अपना अलग प्रोविजंस हो सकता है, कहीं पे आप जो भी हर स्टेट अपने हिसाब से तय कर सकता है, लेकिन 2.5 लाख हो या उपयुक्त सरकार के द्वारा जो वहाँ पे नियम बनाया गया हो। तो यहाँ कमजोर वर्ग का अर्थ है क्या साथियों? कि 2.5 लाख से, जिस गार्जियन के 2.5 लाख से इनकम कम है, ठीक है, उनके बच्चों को क्या रखा जाएगा? कमजोर, वीकर सेक्शन में। और आजकल इसी को कहा जाता है हमारे साथियों EWS। वीकर का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर से कमजोर, फिजिकली वीक हो, नहीं, वो इकोनॉमिकली वीक हो, है ना। यानी EWS में होना चाहिए, जिस पे आप लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा, ये एलिमेंट्री, अगला पॉइंट है एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका क्या? प्रारंभिक शिक्षा का कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा से। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 नहीं, प्राइमरी सेक्शन नहीं, यहाँ प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 होती है प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ है प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन 1 से 5 तक है, समझे, 1 से 8 तक एलिमेंट्री। और यहीं पे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी 1 से 5, ध्यान रखेंगे प्राइमरी और एलिमेंट्री में मेरे दोस्तों फर्क है। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक 1 से 8 और प्राथमिक का मतलब होता है 1 से 5, यानी प्राइमरी। अलाभान्वित, अब अगला जो पॉइंट है, अलाभान्वित बालक या वंचित बालक, डिसएडवांटेज चाइल्ड। नहीं, ऐसे बालकों का अर्थ है कि वह बच्चा जो SC ST OBC वर्ग से संबंधित हो, अनाथ हो, या वे बच्चे जिनके माता पिता कैंसर या HIV आदि से पीड़ित हों। अलाभान्वित वंचित बच्चा वो है, ठीक है साथियों, जो लोग हमारे आरक्षण से आते हैं, SC ST EWS हो, है ना, OBC वर्ग से संबंधित, तो अनाथ हो, या वैसे बच्चा जो क्या हो, किसी न किसी बीमारी से, जिनके माता पिता कैंसर पीड़ित हों, HIV ग्रसित हों, क्या करते हैं, आपके स्कूलों में पैसा नहीं दे सकते, वो खर्चा नहीं कर सकते उन्हें पढ़ाई के लिए, चूंकि ऑलरेडी बीमारी में वो लोग लगा रहे हैं। तो वैसे बच्चों को कहाँ रखा गया? अलाभान्वित या वंचित बच्चा, ठीक है। चलिए अब अगला जो पॉइंट है आपका स्कूल, विद्यालय। तो स्कूल का मतलब है कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। यानी एलिमेंट्री जो एजुकेशन देने वाले जितने स्कूल्स होंगे, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, उन स्कूलों को टोटल 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। 4 भागों में देखिए, पहला आपका क्या हो सकता है? सरकारी स्कूल, प्योर गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक होता है गवर्नमेंट एडेड स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल। एक होता है निजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। और एक होता है विशेष स्कूल, स्पेशल एजुकेशन स्कूल, जैसे आपका नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, और सैनिक स्कूल्स हैं, नेतरहाट हैं, है ना। बिहार सरकार के द्वारा एक आपका स्कूल ओपन किया गया है, शिमुलतुला, ये क्या है? विशेष स्कूल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ विद्यालय से संबंधित है कि इनके नियम किस किस स्कूल में लागू होंगे? सरकारी स्कूल में, सहायता प्राप्त स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी, विशेष स्कूल में भी लागू होंगे। लेकिन अब यहाँ विशेष जो आपका प्राइवेट स्कूल है, यहाँ के लिए एक अपवाद आ गया था सेक्शन 1 में, धारा 1 में आपका दे दिया था कि जितने भी धार्मिक स्कूल्स हैं, मिशनरीज हैं, मदरसा हैं, ठीक है, वहाँ पे ये आपका वैदिक स्कूल्स हैं, संस्कृति विद्यालय, वहाँ पे इसका नियम ये लागू नहीं होगा। अन्य जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो
आपकी धार्मिक शिक्षण संस्थान नहीं है वहाँ पे ये नियम लागू होगा। ठीक है, वहाँ नियम पे क्या लागू होता है, वहाँ आगे धारा में आप पढ़ेंगे, इसी धारा में लिखा गया है साथियों कि वहाँ 25% सीटें जो हैं EWS के लिए, यानी वीकर सेक्शन जो है, जिनकी आर्थिक आय से पिछड़ेपन है, उनके गार्जियन के बच्चों का एडमिशन 25% के लिए रखा गया है। ठीक है, वहाँ नियम है, उसकी चर्चा हम लोग आगे वाले धारा में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे आगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित एवं राज्य आयोग बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत गठित किया गया इसको। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये सारे किस सेक्शन में था साथियों, तो मैंने आपको पहले बताया ये कौन से सेक्शन में सारी चीजें, परिभाषा कौन से सेक्शन में था, तो खंड 2 में था। किस में था, खंड 2 में। और अध्याय 1 में 2 खंड थे, 2 आपके अनुच्छेद थे, 2 सेक्शन थे 1 और 2। तो 1 में नाम का उल्लेख चर्चा था, उसमें बताया गया था कि आपको कौन कौन से स्कूलों में ये RT 2009 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 2 में शब्दावली दिया गया था। अब आइए हम लोग चैप्टर 2 में चलते हैं, अध्याय 2 में। अध्याय 2 में क्या है कि इसमें टोटल धारा कितने हैं, टोटल 3 धारा है। धारा नंबर 3 यानी सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। ठीक है, तो सेक्शन 3 में देखिए, इसमें पूछेगा कि चैप्टर 2 किससे संबंधित है, तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की चर्चा की जाएगी। तो सेक्शन जो 3 है, आर्टिकल नंबर 3 है, इसमें कहता है कि इस सेक्शन में RT 2009 की कंप्लीट चर्चा की गई है। सेक्शन 3 में आर्टिकल नंबर जो आपका आर्टिकल नंबर 3 जो दिया गया है, इसमें RT 2009 की कंप्लीट चर्चा पूछेगा कि RT 2009 की चर्चा किस में है, तो सेक्शन 3 में। RT 2009 का पूरा नाम किस में है, नाम की व्याख्या किस में की गई है, तो सेक्शन 1 में। ठीक है, शब्दावलियों का किस में दिया गया है, सेक्शन 2 में। तो अब देखें सेक्शन 4 क्या है, वैसे बच्चे जो विद्यालय से बाहर हों और उन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ हो, तो उन बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसका अर्थ ये होता है साथियों, ठीक है, इस सेक्शन का अर्थ ये है कि सबसे पहले आपने क्या दिया कि जब RT बना तो RT का नाम रख दिया गया, कौन कौन से विद्यालय में अप्लाई होगा, कौन कौन से विद्यालय में इस नियम को अब नहीं लागू करेगा, उसकी भी चर्चा आपने कर लिया। RT बन गया, नाम रख दिया उसकी, कौन कौन सी स्कूल में, फिर उसमें जो कौन महत्वपूर्ण शब्द हैं उसकी भी आपने चर्चा कर लिया। ठीक है साथियों, और इसमें RT के बारे में क्या क्या है, टोटल डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आर्टिकल नंबर 3 में दे दिया। अब जो है मान ली कि अब RT जब लागू हो गया राज्य सरकार में, सारी चीजें केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, तो अब स्कूल्स खुलेंगे। अब स्कूल्स में किस बच्चा का एडमिशन होगा और कितने साल के बच्चा का एडमिशन होगा, अब उसकी चर्चा करते हैं। इसमें कह रहा है आर्टिकल नंबर 4 में, इसमें क्या संबंध है, छात्रों के नामांकन के समय एज का। चूंकि नियम है RT 2009 में ही कि पहला क्लास में बच्चा को एडमिशन लेने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए साथियों, 6 वर्ष। समझेंगे, यहाँ पहला क्लास में जब एडमिशन लेने के लिए साथियों, यहाँ पहला क्लास में अगर आप एडमिशन की बात करते हैं यहाँ, तो पहला क्लास में आपकी एज कितनी है, फर्स्ट क्लास में अगर फर्स्ट क्लास की बात करते हैं साथियों तो 6 इयर्स। ठीक है, तो 6 साल, यानी पहला क्लास का कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना है तो अगर 6 साल का होगा तो एडमिशन लेना है पहला क्लास में, ये चर्चा आया। अब जो है इसमें करें कि वैसे बच्चा जो 10 वर्ष का हो उसका नामांकन कक्षा 5 में होगा। अब उसमें क्या कि जब भी क्लास स्कूल में अगर कोई बच्चा 10 साल का जाता है तो ना कि उसका पहला क्लास में एडमिशन नहीं लेंगे, उसको देखेंगे कि 6 साल में है तो 10 साल से ज़्यादा में है तो आप उसमें किस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप 4 क्लास में एडमिशन लग सकते हैं, 11 साल का है तो 5 क्लास में एडमिशन लग सकते हैं, यानी उसके उम्र के हिसाब से क्या सेक्शन 4 कहता है कि उसकी उम्र के हिसाब से उस स्कूल में उसका नामांकन होगा। ठीक है, सेक्शन 5 क्या कहता है, जब बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं तो उन्हें तत्काल स्थानांतरण प्रमाण पत्र 7 दिनों के अंदर इसकी देना होगा। और इसकी किसकी जिम्मेदारी है, प्रधानाध्यापक की। ध्यान रखेंगे कितने दिनों के अंदर देनी है, हम TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट कितने दिनों के अंदर देनी है, प्रधानाध्यापक को 7 दिनों के अंदर देनी है। कितने अंदर की, जब भी बच्चा छोड़ता है उसको 7 दिनों के, यानी 31 मार्च को यदि आपकी पूरी हो जाती है बच्चों की शिक्षा तो आप उसकी 1 सप्ताह यानी 7 अप्रैल तक आप उसको TC देना, ये प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है। ठीक है,
इसलिए कि आगे इसकी कार्रवाई भी तय की गई, अगर प्रधानाध्यापक नहीं देते हैं तो क्या जुर्माना लगेगा, सारी चीज़ों की चर्चा है। तो आपको एक प्रश्न आएगा, आपके कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि टीसी जो है प्रधानाध्यापक को कितने दिनों के अंदर देने का अधिकार है? 7 दिनों के अंदर दे सकते हैं। टीसी की चर्चा कौन से सेक्शन में? तो सेक्शन 5 में टीसी की चर्चा है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट की चर्चा किस में है? तो सेक्शन 5 में। चलिए अगला जो है अध्याय 3। अध्याय 3 जो है इसमें दिया है धारा 6 से 11, यानी आर्टिकल नंबर 3 से 11 तक किसमें कहाँ है? अध्याय 3 में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अध्याय 3 में धाराओं की संख्या कितनी है? तो टोटल कितने जहां 6 से 11 जा रहा है, तो 6 से 11 कितने हो गए? 6 हो गए साथियों। चलिए इसमें क्या है कि ड्यूटीज ऑफ, अब इसमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है? तो ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स, यानी उपयुक्त सरकार, स्थानीय अधिकारी और माता पिता। इसमें क्या किया गया है कि जो आपके शिक्षा विभाग के जो स्थानीय अधिकार होंगे, छात्रों के जो माता पिता होंगे, है ना, उन सभी का क्या कर्तव्य बनता है, समझेंगे। आपने धारा 1 में देखा नाम रख दिया गया, धारा 2 में आपने देखा, धारा 1 में भी देखा कि आपने कौन कौन से स्कूल्स में ये अप्लाई होगा, कौन कौन से स्कूल में ये अप्लाई नहीं होगा। धारा 2 में आपने क्या देखा कि धारा 2 में आप लोगों ने देखा था, देखिए मैं क्या, सॉरी, हाँ धारा 2 में आपने देखा था कि इसमें जो है, सॉरी कहाँ चले गए हम लोग, थोड़ा सा मैं आगे पीछे चलता हूँ। हाँ धारा 2 में आपने क्या देखा था कि आरटी के जो विभिन्न शब्दावली की चर्चा की गई थी। अब उसके बाद से आपने धारा नंबर 3 में देखा था आरटी 2009 की पूरी चर्चा हो गई, कितने साल के बच्चों का एडमिशन होगा, किस क्लास में एडमिशन होगा, वो भी कर लिए, है ना। अगर बच्चा स्कूल को छोड़ता है, उसकी कोर्स कंप्लीट, तो उसको टीसी देना होगा 7 दिनों के अंदर में, इसकी भी चर्चा देख लिया। अब जो है इसमें, अब जो उसने कहा आरटी 2000 में कि अब यहाँ पे कुछ स्थानीय सरकार, माता पिता का भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो क्या कर्तव्य है? सेक्शन 6 में कह रहा है कि स्कूल सेटअप का। अब मान लीजिए कि सारा चीज की चर्चा कर दिए, अब कंप्लीट सभी चीजों की चर्चा हो गई, लेकिन अब इसमें क्या करना है कि स्कूल है ही नहीं। जब स्कूल नहीं है तो स्कूलों की चर्चा तो करेंगे, स्कूल कैसे खोलेंगे? तो उसमें कहा गया कि अधिनियम के लागू होने के 3 साल के अंदर, 10 साल में तो उसके सारे टोटल स्कूल खोल के इंप्लीमेंट कर देना था, ठीक है। सेक्शन 45 कहता था संविधान का सेक्शन 45, और इसका सेक्शन नंबर 6 करेगा अधिनियम के लागू होने के 3 साल के अंदर उपयुक्त सरकार, पंचायत, एमसीडी, नगर पालिका, स्थानीय प्राधिकरण, यानी अगर आपके यहाँ पंचायत हो, राज्य सरकार हो, एमसीडी हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, कोई भी, सभी को अधिकार दिया गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो है 3 किलोमीटर के अंदर में, प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंदर में एक प्राथमिक स्कूल को आपको क्या कर देना है? ओपन करना है। तो प्राथमिक स्कूल को ओपन करने का, खोलने का अधिकार किस धारा में दिया गया? तो सेक्शन 6 में आदेश दिया गया और उसको अधिकार दिया गया आप अपने अपने क्षेत्र में स्कूल खोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी स्कूल पहले 1 किलोमीटर के अंदर खोलने का था, क्योंकि 1 किलोमीटर, भारत इतनी बड़ी जनसंख्या में 1 किलोमीटर जो दायरा था ये थोड़ा सा क्या था, बहुत नज़दीक का मामला हो रहा था, इसलिए इसको बाद में इसको कितना किलोमीटर कर दिया गया साथियों? तो 3 किलोमीटर, प्रत्येक 3 किलोमीटर में एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। और ये किसको? सारे स्थानीय आपका जितना भी है संस्था, नगर पालिका, स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत हो, नगर निगम हो, सबको आदेश दिया गया। सेक्शन 7 में कहा गया कि अब तो मान लो कि स्कूल खोलेंगे, तो मान लो कि राज्य सरकार स्कूल खोल रही है, और मान लीजिए पंचायतें स्कूल, तो पंचायत के पास पैसा, पंचायत की उतनी इनकम नहीं, तो पंचायतें कहाँ से पैसा लेके आएगी कि वहाँ स्कूल खोलेगी, शिक्षकों की आपकी वेतन देगी, वहाँ पे बहुत सारे बेंच डेस्क बोर्ड वगैरह हैं, उससे आपको रिसोर्सेज कहाँ से देगी? तो अब यहाँ पे राज्य सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया भाई कि हम कहाँ से पैसा लेंगे। तब केंद्र सरकार ने आपके सेक्शन 7 में इस चीज की चर्चा किया गया। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्कूल में खर्चा का व्यय, तो इसमें कहा गया कि टोटल जो 100 रुपये खर्च होगी उसमें से 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट, यानी कितनी की रेशियो बनाई गई? सेंट्रल और स्टेट के बीच में साथियों ये किसके बनाया गया? C फॉर सेंट्रल और S फॉर स्टेट, यानी केंद्र और राज्य के बीच में 60-40 का रेशियो बनाया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या ये पूरे भारत के सभी राज्यों में नियम लागू बना? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। वैसे राज्यों जो पूर्वोत्तर राज्यों में थे, जो पहाड़ी इलाकों के राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों में जो पिछड़े राज्य थे, वहाँ पे जहाँ इनकमें कम हैं, वहाँ पे ये रेशियो चला गया 90-10 का,
यानी 90% जो है केंद्र सरकार राशि देगी और 10% राज्य सरकार अपने से वहन करेगी, जैसे उत्तराखंड है ना। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं पूर्वोत्तर के जहां पे 90-10 का रेशियो था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंश क्या होंगे व्यय का, खर्चा का, स्कूल खोलने का। तो ठीक है, तो 60-40 और पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब हमने स्कूल भी खोल लिया, 3 साल के अंदर में स्कूल भी गठित करना है। खर्चा कहाँ से, खर्चा भी हमने केंद्र से 60 ले लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ों की चर्चा होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का भी चर्चा हो गई। अब जो है सेक्शन 8 में क्या आ गया कि अब कहा गया भाई कि अपने सब चीज़ खोल दिए, लेकिन अब स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी। तो अब सेक्शन 8 में हमारे सभी सरकारी स्कूल, स्टेट, लोकल, स्टेट सेंटर, यानी सभी सरकारों को, जैसे पंचायत में जो आपके मुखिया हैं, नगर निगम के मेयर हो सकते हैं, जहाँ आपको जो नगर परिषद है उनके जो अध्यक्ष हो सकते हैं, सभी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार को कि कर्तव्यों का उल्लेख किया गया किसमें सेक्शन कि आपका कर्तव्य क्या बनता है। सारे कर्तव्यों का उल्लेख सेक्शन 8 में है। सेक्शन 9 में क्या दिया गया, स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य होंगे। इसमें स्थानीय अधिकार जैसे जो आपके नज़दीकी जो होंगे, जैसे बीओ, जैसे ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर हैं, चाहे आपके डीईओ हैं, या स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया, सेक्शन 9 में। ध्यान रखेंगे, केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों का उल्लेख किसमें है, सेक्शन 8 में, और सिर्फ स्थानीय अधिकारियों का उल्लेख किसमें, सेक्शन 9 में। अब कहा कि भाई कि अधिकारी को भी दे दिया गया सब कुछ आदेश। तो माता पिता का भी कर्तव्य, चूंकि माता पिता जब तक नहीं कहेंगे तब तक बच्चे जाएंगे पढ़ने नहीं स्कूल में। तो माता पिता को ज्यादा इस चीजों में कर्तव्य उनका जरूरत था कि माता पिता जो हैं उनका कर्तव्य क्या बनता है कि हम अपने बच्चों को सुबह में तैयार कराएं, और उनको ये चीज़ जानना जरूरी हो कि हमारे जिस स्कूल में पढ़ाई हो रही है उस स्कूल में मुफ्त पढ़ाई हो रही है, ना हमको बैग का पैसा देना, बुक्स का पैसा देना, ड्रेस का पैसा देना, सभी चीज़ में हम, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या करें, स्कूल भेजें। ये तो इसलिए माता पिता का कर्तव्य किस में किया गया था, सेक्शन 10 में। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा थ्योरी क्लास है, अभी आप इंतजार करेंगे, अभी तुरंत मैं जैसे ही सारी चीज़ें खत्म होगी हम आपको प्रश्न पे लेके चलेंगे और सीधे प्रश्न पढ़ाएंगे, और एमसीक्यू बहुत सारे इस पे आधारित प्रश्नों को लेके चलेंगे। ठीक है ना, चिंता करने की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सेक्शन 11 में कहा गया कि इसमें सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए, देखो अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया कि इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री प्राइमरी, जो है प्री प्राइमरी है ना, जिसको हम लोग अभी ईसीसी कहते हैं ना, एनटीटी जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की भी जो चर्चा करते हैं हम लोग। तो इस आरटी 2009 में ही एनटीटी यानी नर्सरी टीचर का है। ठीक है, और ये ईसीसी जो प्री प्राइमरी स्कूल की चर्चा की गई है। तो कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी और या नंदन घर, नंदन माने क्या होता है, बच्चों यानी बच्चों का घर, नंदनगढ़ नहीं, नंदन घर। तो नंदन घर का मतलब क्या है कि बच्चों का घर, और आंगनबाड़ी, और 2 इस तरह के विद्यालयों को खोलने का क्या है, प्रावधान किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपके कि किस आरटी 2009 के किस सेक्शन में, ठीक है, आरटी 2009 के किस सेक्शन में आंगनबाड़ी या नंदन घर की चर्चा है। आंगनबाड़ी की बहालियां, आंगनबाड़ी केंद्र किस धारा के तहत खोला गया है, तो आरटी 2009 के सेक्शन 9 में 11 में चर्चा की गई है, चैप्टर 3 के सेक्शन 11 में आंगनबाड़ी की चर्चा है। क्लियर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे यहाँ से। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया चैप्टर नंबर 4। ये जो है प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आरटी 2009 का सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है। तो सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, देखेंगे बीच वाला, चूंकि टोटल कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। तो देखो 4 बीच में आ गया, 3 गो इधर, 3 2 1 और 3 गो इधर, 5 6 7 खत्म। तो बीच वाला जो चैप्टर है चौथा नंबर, ये आरटी 2009 का सबसे बड़ा चैप्टर है। सबसे ज्यादा धाराएं जो हैं 12 से लेकर के 28 तक, टोटल इसमें कितने धाराएं हैं, 12 से लेकर 28 तक। समझे, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है आरटी 2009 का, तो कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कितने धाराएं हैं इसमें, तो धारा नंबर, इसमें टोटल धाराओं की संख्या जो है 12 से लेकर के 28 तक है। कहां तक है, 12 से लेकर 28 तक। ठीक है साथियों,
ठीक है, देखते आते आगे कि सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 में क्या बोलता है, यानी एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर जो 4 है उसका पहला अध्याय यानी सेक्शन 12 कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसका वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो उसका प्राइवेट स्कूल में 25% सीट आरक्षित होगा। ठीक है, कहता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल, ध्यान रखेंगे कि आरटी 2009 किसी धार्मिक स्कूल में, मिशनरीज में लागू नहीं होगा, वैदिक स्कूल में लागू नहीं होगा, किसी मदरसा में लागू नहीं होगा। अन्य जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं साथियों, उस सारे प्राइवेट स्कूल में कहा गया कि 25% सीट, यानी आपके यहाँ अगर 100 गो सीट है बच्चों का तो उसमें से 25 गो सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा लोग है उनके बच्चे जो हैं 25% सीट पे रहेंगे। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 25% आरक्षण की जो चर्चा है, 25% सीट आरक्षण का जो चर्चा है प्राइवेट स्कूलों में, वो कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन 12 में। और मान लीजिएगा अब स्कूल भाई 25 है, मान लीजिए उसके पास अगर 1000 सीट है तो 250 सीट तो भाई स्कूल की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा किया, अपनी बिल्डिंग में खर्चा किया, टीचर की सैलरी वो प्राइवेट स्कूल वाले स्वयं देते हैं, तो फिर वो बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे तो कहाँ से पैसा आएगा। तो सरकार ने कहा कि उसकी प्रतिपूर्ति जो है सरकार करेगी। 25% बच्चों की जितनी फी होगी, जो खर्चे लगेंगे स्कूल के द्वारा, वो सारी फीस सरकार के द्वारा दी जाएगी प्राइवेट स्कूल को। ठीक है, और लेकिन ये जो सिर्फ नियम ऐसा नहीं है कि 9-10 के लिए लागू नहीं है, ध्यान रखेंगे ये जो नियम है पूछा जाएगा किस क्लास तक थे, कक्षा सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक के लिए लागू है, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। 9-10 में आपको चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े फी देना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 13 में क्या आ रहा है, इस धारा में कहा गया बच्चों के नामांकन के समय किसी भी प्रकार का शुल्क, टेस्ट फीस नहीं लिया जाएगा, जैसे प्रवेश शुल्क, कैपिटेशन शुल्क पर। ठीक है, अब इसमें कहा गया भाई कि हमने सारा नियम बना दिया, आपको गार्जियन का कर्तव्य बना दिया है ना, सारी चीजें। अब स्कूल में बच्चा एडमिशन लेने जाएगा तो एज भी बता दिया कि उसकी उम्र के हिसाब से 6 साल में पहला साल, 7 साल में दूसरा साल, इस तरह से हम लोग एज भी एडमिशन लेते जाएंगे। उसमें अधिकारियों का क्या कर्तव्य, अधिकारी कैसे उसमें सारी इंस्पेक्शन करेंगे, उस सारी चीजों का उल्लेख भी कर दिया गया। अब भाई बात ये आ गई कि अब बच्चों से क्या जब एडमिशन लेने जाएंगे तो पैसा लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, क्या वहाँ के प्रधानाचार्य जब एडमिशन लेते हैं तो क्या वहाँ पे पैसा लेना है कि नहीं। तो आरटीई 2009 के सेक्शन नंबर 13 में सीधे कहता है कि किसी भी बच्चा से एडमिशन लेते समय उसका टेस्ट नहीं लेना है कि तुमको क्या आता है। अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो टेस्ट लेके एडमिशन लेते हैं, तो किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं लेना है, और टेस्ट नहीं लेना और किसी प्रकार का किसी नामांकन शुल्क भी नहीं लेना है, 1 रुपये नामांकन शुल्क नहीं लेना है साथियों। किसी भी प्रधानाध्यापक के द्वारा, किसी अध्यापक के द्वारा नामांकन के रूप में 1 रुपये फी की डिमांड नहीं की जाएगी, 1 रुपये की भी चर्चा नहीं करना है, ना कोई टेस्ट लेना है, कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेना है, कोई प्रवेश शुल्क नहीं लेना है। और मान लीजिए कि स्कूल का प्रधानाध्यापक ले लिए तो क्या करें, तो जितना ऊपर लिया रहेगा एडमिशन फी उसका 10 गुना जुर्माना लेने का प्रावधान है। अगर वो पकड़े जाएंगे और उन पे अगर ये प्रूफ हो जाएगा ये गलती, तो उनको दंड के रूप में उसे 10 गुना जुर्माना लेने का प्रावधान है। ठीक है, और प्रवेश परीक्षा अगर लेने के समय तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा कि अगर वह नामांकन के समय प्रवेश परीक्षा लेते हैं। ठीक है, तो सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक लोग सतर्क हो जाएं। ध्यान, आरटी 2009 में सीधे सेक्शन नंबर आपका 13 में इस चीज की चर्चा की गई है कि किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लेना है। सेक्शन 14 जो है कहता है साथियों कि जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चों का प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र का कोई प्रूफ नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना ही कोई उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसके अभाव में अगर गार्जियन से पूछा जाएगा, उसकी एज देखा जाएगा कितने साल का है, जो गार्जियन ने कह देगा कितने साल का है। अब ऐसा नहीं कि गार्जियन आके कह रहा है कि 16 साल के बच्चा को 6 साल का, ऐसा नहीं, आपको भी देखना है कि किस लायक है, उसको जन्म प्रमाण पत्र के भी अभाव में उसका एडमिशन लेना है। कौन कहता है, सेक्शन 14 कहता है कि जन्म प्रमाण पत्र किसी भी आयु के प्रमाण पत्र का मांग नहीं किया जाएगा। सेक्शन 15 में क्या कहता है साथियों कि निर्धारित तिथि से 6 माह, अभी अगर आप स्कूल के किसी शिक्षक होंगे
ठीक है। जिसमें सेक्शन 15 में कहा गया है, जैसे आप अभी स्कूलों में शिक्षक होंगे तो ध्यान देखेंगे कि जितना भी आप 6 महीने का जब सितंबर आता है तो अप्रैल से लेकर के आपका सितंबर तक के जितने भी स्कूल के अटेंडेंस होता है, सारी डाटा जो है, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनी सारी चीज़ों को जो डाटा है वो सरकार को क्या करने दे देनी होती है। और ऐप है ना, उस सारे ऐप पे क्या है स्कूल को डाटा दे देना होता है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। तो स्कूल को डाटा दे के चले जाते, तो भी अगर सितंबर के बाद बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो उसको डाटा और किसी प्रकार का उसको लाभ नहीं मिलेगा, ना बुक की पुस्तकें मिलेंगी, ना छात्रवृत्ति मिलेंगी, कुछ नहीं। इसलिए इसमें सेक्शन सीधे 15 में कहा गया कि निर्धारित तिथि जो 1 अप्रैल से आपका जो शुरू होता है नामांकन, उसके 6 महीना बाद यानी 30 सितंबर तक ही प्रवेश लिया जाएगा। अगर उसके बाद कोई बच्चा आता है तो उसको भगाना नहीं है, स्कूल में बैठाना है, लेकिन नामांकन नहीं लिया जाएगा, उसको कोई लाभ नहीं। पुनः उसका एडमिशन जब अप्रैल आएगा तो उसका एडमिशन होगा। ठीक है साथियों। सेक्शन 16 में क्या कहा गया है साथियों, कि सेक्शन 16 में कहा गया कक्षा 8 तक के किसी भी बच्चे को पूर्ववत कक्षा में नहीं रोका जाएगा। यानी वार्षिक परीक्षा जब आप एनुअल एग्जाम लेते हैं आप मार्च में, तो उस मार्च में बच्चा चाहे आप फेल आ जाए, नंबर नहीं आए, किसी भी तरीके से चाहे उसको कुछ नहीं आता है, उसको पूर्ववत कक्षा में नहीं रुकना है। यानी चौथा क्लास में अगर है, 4th क्लास में, तो 4th क्लास में नहीं रुकना, उसको 5वें क्लास में प्रमोट कर देना। चाहे वो फेल क्यों नहीं हो जाए, चाहे उसको चौथा क्लास में कुछ सीखा हो नहीं सीखा हो, चाहे एक भी दिन स्कूल आया हो या नहीं आया हो, उसे कोई मतलब नहीं है। आपको उसको क्या करना है, 5वां क्लास में आगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देना है। ये कौन सा सेक्शन का आता है, सेक्शन 16 का आता है। ठीक है, कि अर्थात बच्चे को वार्षिक परीक्षा में फेल नहीं कराया जाएगा। इस नियम को क्या कहा जाता था, पूछेगा आपके एग्जाम में कि नो डिटेंशन पॉलिसी। इसी नियम को कहा जाता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी। तो पूछा जाएगा नो डिटेंशन पॉलिसी क्या होता है, तो किसी भी बच्चा को पूर्ववत कक्षा में नहीं रोका जाएगा और न ही किसी वार्षिक परीक्षा में उसको फेल कराना। ये इसको क्या कहलाता, नो डिटेंशन पॉलिसी। लेकिन साथियों मान लीजिए कि अब बच्चा को तो मजा आ गया, अब बच्चा को जब फेले नहीं कराना है, देखिए बताओ बच्चा पढ़ेगा क्यों, वो तो भाई गार्जियन के सर पे चढ़ जाएगा, आपका सर के मास्टर साहब के सर पे चढ़ेगा भाई कि पढ़ना ही नहीं है, जब परीक्षा में फेले नहीं होगा, हमको उस पूर्ववत कक्षा में रोका ही नहीं जाएगा तो पढ़ेंगे क्यों। अब तो भाई बच्चों बड़ी दिक्कत होने लगी मास्टर साहब लोगों को। अब तो भाई स्कूल में समस्याएं आने लगी कि बच्चों को फेल नहीं कराना है, बच्चों को रोकना नहीं है, अब बच्चा पढ़ेगा क्यों नहीं। क्योंकि बच्चा के तो ह्यूमन नेचर है कि पढ़ना नहीं, वो हमेशा एंजॉय करना चाहता है। तो इस स्थिति में बहुत सारे जब प्रधानाध्यापकों ने, स्कूल के शिक्षकों ने इस चीज़ को लेकर के पत्र लिखा, आवेदन दिया, तो उन्होंने क्या किया कि 3 जनवरी 2019 को नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव हुआ। लेकिन बदलाव हुआ तो क्या हुआ कि कहा केंद्र सरकार द्वारा धारा 16 में संशोधन किया गया, जिनके अनुसार यदि कोई बच्चा जो है बहुत कमजोर है पढ़ने में और कोई भी एग्जाम ले रहे हैं, कुछ भी आपका शैक्षिक उपलब्धि बहुत कमजोर दिखा रहा है साथियों, तो इस स्थिति में बच्चा को क्या किया जा सकता है, उस राज्य या स्कूल द्वारा आदेश लेकर के उसको फेल किया जा सकता है। लेकिन फेल करना है तो क्या करना है कि मान लीजिए उस कक्षा में रोकना है, तो अगर मान लीजिए 5th क्लास में साथियों, तो 5th में उसको रोका जाए, लेकिन उसको बाद परीक्षा के जो खत्म हो गया उसकी 1 महीना इससे 2 महीना तक उसको विशेष कक्षा देना है। उसको अलग से बैठाकर उसको अलग तरीके से, जितने बच्चे फेल हो जाएंगे उन सभी बच्चों को बैठा के फिर से अलग से पढ़ाना है और उनको सुधार करवाना है उसमें, क्योंकि फिर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। अगर परिवर्तन उसमें भी नहीं हो रहा है साथियों, तो फिर से उसको पूर्ववत कक्षा में रखा जा सकता है। यानी नो डिटेंशन पॉलिसी सेक्शन 16 है, जिसमें बच्चा को नहीं, उसमें संशोधन हुआ कब, 3 जनवरी 2019 को। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। सेक्शन 17 जो है मेरे साथियों, सेक्शन 17 में क्या कि बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया। हा क्या बात है, ये देखिए कितना अच्छा सेक्शन 17। यानी सेक्शन 17, अब देखो ये सीधे नियम है कि 17 ना कोई खतरा, इसको कह सकते हैं कि 17 ना कोई खतरा, याद रखिएगा 17 से ना है कोई खतरा, यानी सेक्शन 17 से ना है कोई खतरा। अब बच्चा को भाई लग रहा है कि फेल भी नहीं होना है, 2010 में तो आप इम्प्लीमेंट हो गया, 2010 से लेकर के 2019 तक तो उसको भाई फेल भी नहीं होना था,
पूर्वत कक्षा में रोकना भी नहीं था, तो भैया बच्चा पढ़े कि आज सेक्शन 17 में यह भी कह दिया गया कि भाई मास्टर लोग साहब लोगों से कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि सीधे कह दिया कि उसको पीटा नहीं जाएगा, छड़ी का प्रयोग दंडनीय अपराध है ना। मानसिक प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, अपशब्द से संबोधित नहीं किया जाएगा। बालक को धमकाए, बच्चा को डांट सकते हैं लेकिन उसको अपशब्द, उसको गाली नहीं दे सकते हैं, उसको अपशब्द नाम नहीं रख सकते हैं, उसको धमका नहीं सकते हैं कि कल से तुमको स्कूल से निकाल देंगे, कल अगर तुम काम करके नहीं आएगा तो तुमको टांग के मारेंगे। ये चीज नहीं कर सकते, उनको छड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना साथियों। अब बताओ, ये नियम लागू कर दिया। अच्छा, ये जो जिसने भी ये नियम बनाया साथियों को पिटने का, ये बड़ा ताजुब है। जिसने नियम बनाया, क्या वो अपनी चीज़ों को, हमको लगता है कि ये लोग वैसे छात्र होंगे या तो बहुत बेहतरीन स्कूलों के छात्र होंगे, इसलिए कि बिना भय का बाबू कुछ प्रीत भी नहीं होता है। ठीक है साथियों, एक चीज थोड़ा सा ठीक है साथियों। तो ये बड़ा सेक्शन 17 जो है ना, कोई खतरा है ना, ये बड़ा अच्छा नियम आया कि बच्चों को पीटना नहीं है। एक चीज़ बताएं कि आप लोग की बच्चों की जब पीटा नहीं जाएगा, उसको भय नहीं रहेगा, ना फेल होने का डर है, ना परीक्षा का पूर्वत कक्षा में रहने का डर है, ना बच्चों को पीटना है, ना उसको अपशब्द करना है, तो बच्चा डरेगा क्यों शिक्षक से? और शिक्षक से डरेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? अगर आपको कह दिया जाए किसी मंदिर मस्जिद में आप चप्पल निकाल करके मंदिर मस्जिद में क्यों जाते हैं? ऐसा क्या कि भगवान ने आके बोला, अल्लाह ने आके कहा कि मंदिर मस्जिद में पाक होकर के जाइए, एकदम नहा धोवा के फ्रेश होकर के जाइए, चप्पल निकाल के जाइए? क्यों? इसलिए कि आपको भय है। मान लीजिए कि आप मंदिर में चप्पल पहन के कल चले गए, मंदिर में बिना नहाए धोवाए आप चले गए, ठीक ना, जल चढ़ाने। अब अचानक बाहर निकले और अचानक आपको ठोकर लग गई, गिर गए, आपकी पैर टूट गई। आपके अंदर एक भय बनेगा कि आज हमने कुछ गलत किया, मंदिर में चप्पल पहन के चले गए, आज मस्जिद में हम नमाज पढ़ने गए तो हमने क्या नहा धोआ के अच्छे फ्रेश होके नहीं गए, पाक होके नहीं गए, इसलिए ऐसी स्थिति आ गई। तो आपके अंदर एक क्या है, भय रहता है। कोई भी घटना अगर उसके बाद घटती है, अगर 2 महीना बाद भी घटेगी, तो आप उससे रिलेट करके जानेंगे कि मैंने कुछ उसके साथ गलत किया। तो बिना भय का आप चप्पल नहीं निकाल सकते मंदिर में जाने के लिए, तो बिना भय का पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि वैसे गार्जियन से बच्चे आते हैं, उस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वैसे बच्चे होते हैं साथियों कि जो कहीं ना कहीं गार्जियन के, जो छोटे छोटे गार्जियन जो उनको खुद उनको तरीका नहीं पता है कैसे बच्चों को पढ़ाना है, हर चीज़ों में खुद पिटाई करते हैं। वो बच्चे जब स्कूल में आते थे इतना उधर नहीं करेंगे, फिर वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये जो नियम है, जो भी है, हम उस पर व्यंग नहीं कसना चाहेंगे, लेकिन सेक्शन जो 17 है बच्चों को पीटने का, ये आदेश गले नहीं उतरती। हाँ, ये जरूर होता है कि जो अच्छे गार्जियन के बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे आपके प्राइवेट स्कूलों में, बहुत बड़े टॉप स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो उनके गार्जियन इतने सिंसियर होते हैं, बच्चे इतने सिंसियर होते हैं कि उनके लिए डांट, क्योंकि उनके गार्जियन कभी पिटाई नहीं करते बच्चों को, तो उनके लिए डांट भी बहुत बड़ी बात है। जिस गार्जियन के बच्चे कभी गार्जियन डांटते नहीं बच्चों को, तो वहाँ शिक्षक सिर्फ डांट देंगे, खड़ा करा देंगे, तो भी बहुत बड़ा दंड हो जाएगा। लेकिन जिस गार्जियन के बच्चे जो हर चीज़ में थप्पड़ लगाते हैं, उस बच्चा को यदि आप आके स्कूल में डांटेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको रोज पिटाने की आदत है। तो उस स्थिति में सरकार, जब से ये नियम लागू हुआ है, तब से सरकारी स्कूलों की स्थिति और दयनीय होती चली गई है। ठीक है साथियों, सेक्शन 18 में क्या है कि इस धारा के द्वारा कोई भी विद्यालय बिना सरकारी मान्यता प्राप्त के नहीं चलेगा। ठीक है, अब इस स्थिति में आ गया भाई कि स्कूल तो सब चीज नियम लागू, अब स्कूल जो खुलेगा उसमें कोई भी स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, वो बिना सरकारी मान्यता प्राप्त के स्कूल नहीं खुलेगा। अगर वो पकड़े जाते हैं स्कूल खोलने पर, तो प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा उसको, प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना। सेक्शन 19 में क्या कहता है कि इस धारा में विद्यालय स्थापित करने के मानक और मानदंड की चरण। मान लीजिए स्कूल तो फाइन, तो अब स्कूल वाला पूछेगा ना, भैया हम पे फाइन लगाएंगे, तो स्कूल खोलने का मानक है, आप हमको मान्यता कब देंगे? तो उसके लिए क्या क्या किस स्थिति में मान्यता देंगे? तो उसके लिए उन्होंने मानक एक तय किया, उसके लिए उन्होंने एक मानदंड बनाया, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि ये नियम होंगे आपके स्कूल की, इतनी बड़ी फील्ड होनी चाहिए, इतने में ज़मीन होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, ये संसाधन होना चाहिए कि बच्चों का पेयजल की व्यवस्था हो, बच्चों की शौचालय की व्यवस्था हो, तभी स्कूल खोलेगी। ठीक है, मान्यता देंगे। सेक्शन 20 क्या है? इस धारा में सरकारों को अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। अब मान लीजिए कि आपका आ गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2019 में सेक्शन में बदलाव हुआ था नो डिटेंशन पॉलिसी में। अब मान लीजिए साथियों कि मान लीजिए सेक्शन 20 में
आ गया कि भाई अब मान लीजिए कि इसमें धारा में कभी परिवर्तन करना हो, कभी जरूरत पड़ गया, तो उस समय शक्ति नहीं थी, तो अब उसमें इस धारा में सेक्शन 20 में कुछ शक्तियां दी गई केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि आप उसमें धारा में आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते चलते हैं साथियों। सेक्शन 21 है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना, एसएमसी के गठन की का प्रावधान है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, नॉट प्राइमरी स्कूल, ध्यान रखेंगे। सेक्शन 22 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक नहीं है, इसलिए आप फटाफट में पढ़ा रहा हूं, देखिए इसमें महत्वपूर्ण से प्रश्न कम पूछता है। ठीक है, सेक्शन 22 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट में, सीनियर सेकेंडरी का मतलब इंटरमीडिएट में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, है ना, के गठन का प्रावधान है। ठीक है, जो कमेटी समिति बनती है स्कूलों में वो चीज़ों का। सेक्शन 23 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता का उल्लेख, माने स्कूल में जो शिक्षक होंगे उनकी योग्यता क्या होगी, डीएलएड होंगे, बीएड होंगे, सीटेट निकालेंगे, ये सारी चीज़ों की जो चर्चा किस धारा में होगी, सेक्शन 23 में चर्चा होगी। ठीक है साथियों, सेक्शन 24 में क्या है, इसमें शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो मान लीजिए शिक्षक तो बहाल कर दिए हमने, शिक्षक का योग्यता बना दी, शिक्षक बहाल हो गए, अब उनका कर्तव्य क्या है। ठीक है, और मान लीजिए अगर उनकी कोई शिकायत उनके प्रति है, चाहे उनका कोई शिकायत, उसका निवारण कहाँ होगा, इसकी चर्चा कहाँ है, सेक्शन 24 में। अगला जो है सेक्शन 25, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके ये अध्याय 4 का सेक्शन 25 बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें है, इस धारा में छात्र और शिक्षक के अनुपात का वर्णन किया गया है कि कितने छात्र पे कितने शिक्षक होंगे, कितने छात्र पे कितने शिक्षक होंगे। तो देखेंगे प्राइमरी स्कूलों में यह स्टेज जो है 30:1 का, यानी 30 छात्रों पे एक बच्चा, 30 छात्रों पे एक शिक्षक, 30 छात्रों पे कितना, एक शिक्षक, यानी 60 पे कितना, 2। अब एक प्रश्न ये, अच्छा अब तो आगे चल बताते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितने होंगे, 35 पर 1। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल हायर जो है, वहां पे क्या होगा, 35 बच्चों पे 1। इसमें आगे और भी आ गया कि जिस स्कूल में 200 से अधिक छात्र रहने पर यह अनुपात 40:1 हो जाएगा। जिस स्कूल में 200 से ज़्यादा छात्र है, जो 30:1 था, यह बढ़ के कितना हो जाएगा, 40:1। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये आ जाएगा कि अब इन सभी 40:1 शिक्षकों के अलावा एक यहाँ प्रधानाध्यापक अलग से हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए इसकी चर्चा में थोड़ा सा एक चीज में आप प्रश्न बताएंगे। मान लीजिए किसी स्कूल में अगर 62 छात्र हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी स्कूल में 91 छात्र हैं, किसी स्कूल में मान लीजिए कि 205 छात्र हैं, तो छात्रों बताएं कि 62 छात्र होंगे तो कितने शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, कितने। मान लीजिए 62 छात्र हैं तो 30:1 का रेशियो है, 30 बच्चों पे एक, तो 60 पे 2 आ गए। अब सोचेगा सर कि 2 ही तो वृद्धि हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बढ़ जाएगा। तो ये कोई बस का सीट थोड़ी है कि आप घसक है तो थोड़ा घसक हम भी एडजस्ट कर लेंगे, नहीं। बाइक थोड़े है कि एक बाइक पे 2 आदमी बैठने की कैपेसिटी, उस पर 4 भी बैठ जाएंगे, नहीं। इसे नियम रूल है तो रूल है, रूल इज टू रूल। देखेंगे इसमें अगर 62 है छात्रों, तो प्रश्न पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है। यहाँ अगर 30:1 का है तो 2 नहीं 3 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सिर्फ 2 छात्र अगर ज्यादा हुआ ना तो 2 छात्रों के लिए ही एक शिक्षक वृद्धि होगा। 61 भी होगा तो वहां 3 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 91 है तो कितना शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, 30 या 90 नहीं, 4 छात्र की जरूरत, 4 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 4 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए 205 है तो 205 वाले में देखेंगे यहाँ 40 का रेशियो हो जाएगा, 30 का नहीं, 40 × 200। ठीक है, तो 5 शिक्षक हो जाएंगे साथियों, लेकिन एक प्रधान, 5 नहीं, यहाँ पे 6 कर सकते हैं आप, 6 शिक्षक हो जाएंगे और एक प्रधानाध्यापक हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रधानाध्यापक अलग से। ठीक है, एक अलग से प्रधानाध्यापक की चर्चा। ठीक है, चलिए आगे है कि एक वार्षिक सत्र में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कार्य दिवस की चर्चा की है, यानी एक साल में एक शिक्षक को, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को 200 दिन, और जो है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 220 दिन। जो उच्च हायर प्राइमरी स्कूल है, मिडिल और हायर स्कूल जो होते हैं, ठीक है, उनमें एक शिक्षक को टोटल वर्ष में 220 दिन वर्किंग डेज होना चाहिए उनका, और 200 दिन कितने होने प्राइमरी स्कूल में, या 800 घंटा प्रति वर्ष, यानी एक साल में कितना घंटा है, या तो 200 दिन नहीं तो 800 घंटा। ठीक है, और नहीं तो, और उच्च प्राइमरी स्कूल में 1000 घंटा प्रति वर्ष, नहीं तो 220 दिन। तो 200, 800,
200 दिन नहीं तो 800 घंटा, और 220 दिन नहीं तो आपका 1000 घंटा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए जो है 45 घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य करना अनिवार्य है। ये प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में एक बार कि एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने की है, तो 45 घंटे प्रति सप्ताह याद रखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 26 आ गया साथियों। इस धारा में बताया गया किसी विद्यालय के कुल स्वीकृत पदों में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं हो सकते। यानी शिक्षकों के, छात्रों के नहीं, शिक्षकों के 10% से ज्यादा रिक्त नहीं हो सकते। यानी 10 शिक्षक की जरूरत है तो उसमें से 9 शिक्षक होना चाहिए। एक शिक्षक अगर मान लीजिए कि पद रिक्त भी है तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज स्कूलों की स्थिति क्या है कि कोई भी इसका ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ पे 100% फुलफिल आपके हैं। हर जगह 30%, 40%, 50%, 60% शिक्षकों की सीटें क्या है, खाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ 10, मान लीजिए कि किसी स्कूल में 10 की जरूरत है ना, तो वहाँ 9 रहना चाहिए, एक खाली रहे तो चलेगा। सेक्शन 27 कि शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत कार्य, जो जैसे अभी जातीय जनगणना चल रहा है, चुनाव कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य में ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सेक्शन 27 में कि किसी भी शिक्षक को जनगणना, अब जैसे आपने कोरोना में ड्यूटी बहुत सारे शिक्षकों को लगा दिया गया था, जनगणना में लगता है, चुनाव कार्य में लगता है, इसके अलावा किसी अन्य ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। तो बचा ही नहीं कुछ और ड्यूटी, कुछ और ड्यूटी बचेगा क्या? बहुत सारी ड्यूटी। हाँ, ये चीज़ है कि अब हॉस्पिटल में नहीं लगाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। सेक्शन 28 कहता है इस धारा के तहत शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन, अब इसमें सीधे मना है कि ऐसा नहीं कि शिक्षक भाई स्कूल में गए और बच्चों को अपने बगल में ही एक कोचिंग खोल दिए ट्यूशन का, भाई कि चलना है कि बच्चों चलो हमारे कोचिंग में, अब स्कूलों में कम पढ़ाई होगी, अब आपको जाके ट्यूशन पढ़ना है। तो किसी भी निजी ट्यूशन मना है। आरटीई 2009 में के अंतर्गत सेक्शन 28 में सीधे सीधे कहा गया है कि किसी भी सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन अलाउ नहीं है। सरकारी मान्यता प्राप्त जितनी भी स्कूलें हैं उन शिक्षकों को अपना निजी कोचिंग पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना अलाउ नहीं है। किसमें चर्चा है? सेक्शन 28 में इस चीज की चर्चा है साथियों। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अब यहां से आगे अध्याय 5 देखिए। अध्याय 5 और 6, 7 से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसमें अध्याय 5 में सिर्फ एक सेक्शन 30 की जरूरत है, बाकी से प्रश्न नहीं आते। लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा थोड़ा सभी चीजों के बारे में बताएंगे, फिर प्रश्न पे आते हैं साथियों। सेक्शन 29 में है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें क्या है कि आपको सिलेबस तैयार करने का, किस क्लास में कौन सी बुक्स पढ़ाई जाएगी, उसकी सिलेबस क्या होगी, सारी चीज़ों की जो है चर्चा है। ठीक है, किसमें है आपका? ये सेक्शन 29 में है। प्रारंभिक शिक्षा में किस भाषा में पढ़ाई जाएगी, मातृभाषा में भी पढ़ाई जाएगी, सारी चीज़ों की चर्चा सेक्शन 29 में है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सेक्शन में आपका मातृभाषा में पढ़ाने की चर्चा की गई है, तो सेक्शन 29 में चर्चा की गई है। और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया का भी सेक्शन 30 इसमें है। कह रहा है कि इस धारा के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद बालकों को परीक्षा और शिक्षा पूर्णता प्रमाण, यानी एक बालक को एक ऐसा करना है कि जो भी उसका एग्जाम खत्म हो जाए तो एक उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो देना ही देना है, उसके अलावा एक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, यानी जो अपने मार्कशीट होता है, जो अपने सर्टिफिकेट देते हैं बच्चों को, एग्जाम जो होता है उसके एक मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन का एक प्रमाण पत्र भी देना है। सेक्शन 30 में है। आगे देखेंगे अध्याय 6 में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण। धारा 31 में करेंगे राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का उल्लेख किया गया है कि इसमें राज्य और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी बनेगा और उसमें उसकी क्या ड्यूटी वो भी चीज कही। धारा 32 में बच्चों की शिकायतों के निवारण एवं बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान किया गया कि बच्चे का जो कोई कंप्लेंट है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक कम है, शौचालय नहीं है, उन सभी चीजों के बारे में बताया गया धारा 32 में। धारा 33 में क्या है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जिसमें 15 सदस्य हों और जिसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री करें, यानी अभी के शिक्षा मंत्री, वर्तमान प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धारा 34 में कि राज्य के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 15 सदस्यों वाली राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना है। किसमें चर्चा की गई है? धारा 34 में क्या चर्चा की गई कि राज्य के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 15 सदस्यों वाली राज्य सलाहकार परिषद की गठन करना है। ठीक है, चलिए अगला अध्याय 7 में धारा 35 उचित शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश सिद्धांत जारी किए जाएंगे। करेक्ट, उचित शासन द्वारा समय समय पर दिशा गाइडलाइन जारी करते रहेंगे स्कूलों के प्रति। धारा 36 में
कि धारा 13, 18, 19 के अनुसार दंडनीय अपराध पर कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के प्रावधान होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जाके गया, मान लीजिए बच्चा कोई जाके इसको, आपने किसी बच्चा को पीटा भी नहीं, उससे आपका कोई दुश्मनी है, मान लीजिए आप गाँव, आप ही अपने गाँव वाले स्कूल में पढ़ाते, उससे मान लीजिए आपके घर से कभी किसी लड़ाई हुई, उससे कोई प्रॉब्लम हुआ, और मान लीजिए कोई बच्चा गया और अपने मारा पीट किया, उसके शरीर में कहीं काट फाट लिया, कहीं चोटें लग गई, अब गया बच्चा और कंप्लेन कर दिया कि इस सर ने हमको पिटाई किया, और सर ने, उस सर को पता नहीं, सर में कभी छुआ भी नहीं उसको, सर ने पीटा नहीं, और जाके आप पे के प्रति कंप्लेन कर दिया, और तुरंत हमारे अधिकारी साहब उठे और आपको सस्पेंड कर दिए, जेल भेज दिए। ठीक है, तो उस स्थिति में सीधे नियम लागू किया गया कि धारा 36 में कहा गया है, आप अगर ऐसा होता है आपके साथ, तब बेशक आप अपने कानून आप लड़ सकते हैं। सीधे कहा गया है कि अनुसार दंडनीय अपराध पर कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है। कोई ऐसा नहीं कि कोई थाना प्रभारी आए, कोई बीओ साहब आए, उठा के आपको लेके चले गए और आप कहे कि नहीं आपने बच्चों को नहीं, वहां पहले आपको साबित करनी होगी कि हाँ हमने ही बच्चा को पीटा है, ठीक है ना, और हमारी ही, ऐसा नहीं कि कहीं से जाके पिटा के आ गया, कहीं से हाथ पर तोड़ के आ गया और अपने टीचर पे इल्जाम लगा दिया। तो ये नियम है धारा 36 में। धारा 37 में क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और एसएमसी द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर कोई नियम राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने स्कूलों के पक्ष में, स्कूलों के लिए कुछ नियम लागू कर देते हैं, तो उसको किसी भी अदालत में उसको विरोध नहीं किया, किसी अदालत में उसको मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। धारा 38 में अंतिम जो धारा है, उपयुक्त सरकार द्वारा नियम बनाकर आरटीई को लागू करने का प्रावधान का अर्थ है कि राज्य सरकार अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ संसाधनों के साथ ही आरटीई लागू कर सकती है। ठीक है, आरटीई 2009 में इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है कह रही है कि राज्य सरकार अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ संसाधनों के साथ उसमें नियम लागू कर सकती है। ठीक है साथियों, ये आपका रहा टोटल आरटीई 2009। अब हम लोग इसमें प्रश्न कैसे कैसे आएंगे उन चीजों को चर्चा करते हैं। तो एकदम दिल, अभी तक आपने इंतजार किया और सारी चीजों को पढ़ा, आपने जो इंतजार किया उस चीजों का फल अब मीठा होने वाला है। इस पे प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आरटीई 2009 कब लागू किया गया। तो आरटीई 2009 कब लागू किया गया, तो देखो, तो आरटीई 2009 कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को। राज्यसभा से कब पारित हुआ था साथियों, तो राज्यसभा से पारित ये हुआ था 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा से कब पारित हुआ था, 4 अगस्त 2009 को। और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से कब हुआ था, 26 अगस्त 2009 को। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण तिथियां याद रखना होगा। तो आरटीई कब लागू, तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, अगला कि आरटीई 2009 किस राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थी, श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आपके शिक्षा मंत्री यानी एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे उस समय, कपिल सिब्बल। बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू हुए, किसके लिए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, और दिव्यांग बच्चा होगा तो 6 से 18 वर्ष के लिए। आरटीई 2009 के किस अध्याय में सर्वाधिक धाराओं का वर्णन किया गया, तो मैंने बताया था कि आरटीई 2009 के कौन से धारा में, अध्याय 4 में। अध्याय 4 में वर्णन किया गया है, किसका, अध्याय 4 में सबसे ज्यादा धाराओं का वर्णन, यानी 12 से लेकर कितना, अध्याय 4 में कितना है, 12 से लेकर के 28 तक। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीई 2009 के आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, आरटीई 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो आपको पता है मैंने कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में उसको आधार प्रदान, इसलिए कि 2002 में आपको क्या है, शिक्षा को 11वां आपका मूल अधिकार जोड़ा गया, कानून अधिकार दिया गया शिक्षा के अधिकार को। चलिए, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना, उसका पूरा नाम कौन से धारा 1 में उल्लेख है, क्या नाम दिया गया है, बच्चों का अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, नहीं ये तो होगा नहीं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, नहीं अभी नहीं होगा। ठीक है, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल ये द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है कि आरटीई अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया, तो 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत। बताया था 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में।
42वें संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान या इंदिरा संविधान भी कहा जाता है, 1976 में जो हुआ था, उसमें सीधे मूल कर्तव्य 10 को जोड़ा गया। 11वां कब जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। किसका चर्चा करता है? समावेशी शिक्षा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की बात करता है। तो अधिकार तो मैंने बताया था, चर्चा किया था, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 दो धारा की चर्चा किया था। तो 45 में तो आपको मैंने बताया था कि डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया था। तो इसमें धारा की बात जब आएगा तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 21 से। ठीक है, अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है? किस आयु वर्ष के लिए? देखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 साल के लिए। अगला है बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का। बिल्कुल, अभी मैंने बताया ना दिव्यांग बच्चों, देखो यहाँ दिव्यांग बच्चों की बात कर, तो 6 से 18 कितना होगा? 6 से 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आरटीई की धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्यों का आर्थिक अंशदान यानी शेयरिंग क्या क्या होगा स्कूल खोलने का? तो 60-30 60-40, देखो 60-40, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, इस चीज को ध्यान रखें कि पूर्वोत्तर राज्यों में यह अंशदान कितना हो जाएगा? 90 और 10 का अपवाद है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, दोनों के द्वारा, भारत के संसद द्वारा। किसके द्वारा? भारत के संसद द्वारा, दोनों द्वारा। क्योंकि भारत के संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन। आरटीई 2009 के अनुसार बालक को टीसी कितने दिनों के समय सीमा में? तो मैंने बताया था आपको धारा में, धारा ये 7 दिन के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर दिया जा सकता है। आरटीई 2009 की किस धारा में नाम का उल्लेख किया गया? धारा 1। नाम का उल्लेख किसमें किया? धारा 1। धारा 1 में क्या क्या उल्लेख है? तो नाम का उल्लेख हुआ था। और ये कौन कौन सी स्कूलों में अप्लाई होगा? तो मैंने उसमें बताया कि वैदिक स्कूल, मिशनरीज में, आपका किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्थानों में आरटीई 2009 लागू नहीं होगा। ये धारा 1 में इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, धारा 1 में आरटीई 2009 की किस धारा में उल्लेख किया गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी? अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इस चीज की चर्चा किया था कि मातृभाषा में, जिसमें सिलेबस की भी बात आ रही थी, इसमें पाठ्यक्रम की सिलेबस तय की जाएगी, पाठ्यक्रम जो तय की जाएगी वो सेक्शन आपको अध्याय 4 का सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29 दिया है। हाँ, सेक्शन आर्टिकल या सेक्शन 29। ठीक है, सेक्शन 29 अध्याय 5 का अध्याय सेक्शन 29 में इसमें मातृभाषा की चर्चा की गई है, सिलेबस की चर्चा की गई है, पाठ्यक्रम की चर्चा की गई है। ठीक है साथियों, चलिए अगला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रतिशत हो। तो मैंने बताया ना प्रति सप्ताह बात कर रहे थे, प्रति सप्ताह प्रत्येक के लिए कितना है? 45 घंटे। एक साल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्या है साथियों? 200 दिन। देखेंगे मैंने क्या बताया था कि 200 दिन, या समझेंगे 200 दिन या आपका 800 घंटा कितना प्रति वर्ष था? किसके लिए? प्राइमरी स्कूल के लिए। ये किसके लिए था? प्राइमरी स्कूल के लिए जो शिक्षक हैं उनको कार्य करने के लिए कितना है? एक साल में 200 दिन, नहीं तो 800 घंटा। और वही आपका मिडिल और हायर मिडिल के लिए क्या इसकी था? मिडिल और हायर मिडिल के लिए यही 220 दिन या 1000 घंटा प्रति वर्ष, यही था। और सप्ताह में कितना? 45 घंटे। ठीक है साथियों, चलिए आगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, यह नहीं होगा क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण की कहीं चर्चा नहीं आरटीई में।
घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता बिल्कुल नहीं, घर पे देखभाल करने वालों के साथ नहीं पढ़ने का इसमें आरटी 2009 में चर्चा नहीं की गई। खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में ये भी इसकी चर्चा नहीं की गई कि दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल खोली जाएगी, आरटी 2009 में इसकी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, डी में दिया है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। हाँ बिल्कुल, ये समावेशी शिक्षा में, हाँ, लेकिन उसमें नियम ये भी बनाया गया है कि जहाँ भी दिव्यांग बच्चे हैं प्रत्येक स्कूलों में मैंने दिव्यांग बच्चों के अनुकूल बहुत सारी सुविधाएं दी, उनके लिए अलग से शौचालय व्यवस्था की जाएगी जो दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल। हर ऑफिस में ऐसे नियम है ना, और उसके आने जाने के लिए साइकिलों की जो भी सारी चीज़ों की व्यवस्था है उस समावेशी शिक्षा में। तो आंसर क्या जाएगा? समावेशी शिक्षा, ध्यान रखेंगे। चलिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? जो नहीं माने गए हैं, ध्यान रखना, क्या कर रहा है? नहीं माने गए हैं। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूर्ण, बिल्कुल एक निश्चित समय में आपको सिलेबस पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस पूरी करनी होगी, ये शिक्षक का कर्तव्य है, कार्य है। शिक्षक को खुद का व्यक्तिगत ट्यूशन, ये तो ट्यूशन एकदम माना किया गया, मैंने पढ़ाया था धारा में, ये 100% माना किया गया। तो आंसर तो आपका यही होना चाहिए। आगे बढ़िए। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए और समय का, बिल्कुल समय पे 9 बजे स्कूल है तो 9 से 9 बजे आना चाहिए। ऐसा नहीं 4 बजे तक स्कूल है तो 4 बजे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9 बजे आए 11 बजे आए और 2 बजे निकल जाए, तो ये हो नहीं सकता। हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध पर, मैंने इसमें करेक्ट अधिगम क्षमता, उसके पढ़ने की क्षमता को, ऐसा नहीं कि बच्चा को गिनती आता ही नहीं और उसको पहाड़ा सिखाने लगे, बच्चा को 10 तक पहाड़ा याद उसको 20 का पहाड़ा सिखाने लगे, उसको सिस्टमेटिक वे में लेके जाना होगा, उसके अनुबोध के आधार पर करना होगा। तो ये भी सही है, इसलिए आंसर इसमें क्या जाएगा? बी, जिसमें ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। चलिए अगला, शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्कूल कैपिटेशन फीस ले सकता है? नहीं ले सकता है, बिल्कुल नहीं। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया को बिल्कुल नहीं लग सकता, ये दोनों के दोनों गलत है। केवल एक, केवल दो, नहीं, ये आंसर जाएगा सी, दोनों के दोनों गलत है, दोनों में से कोई सही नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता है, या प्रारंभिक शिक्षा पूर्व निष्कासित, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, सही जाएगा। चर्चा है। आयु के प्रमाण पत्र की कमी कारण, बिल्कुल मैंने बोला कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको नहीं लगना है, दोनों सही है, दोनों देखिए दोनों सही है। यहाँ कह रहा है कि कौन सा सही है? दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न यहीं तक खत्म, ठीक है साथियों। और भी प्रश्न हम लोग लेके आएंगे। अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों। और भी बहुत सारी क्लासेस हम लोग बीपीएससी शिक्षक बहाली से लेकर सीटेट सभी चीज़ों को लेके आ रहे हैं। चलिए नमस्कार साथियों, हम लोग यहीं तक आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलो नमस्कार।